वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक अभ्यास के क्वेश्चन। जो ब्लू बॉक्सेस क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी मिलेगा, वहां पर विजिट कर आप कंप्लीट चैप्टर को देख सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। सिंपल क्वेश्चन है। विस्थापन जो अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया, वो हमारी अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है उसके ऊपर निर्भर करती है कि कौन सी धातु दूसरी धातु को विस्थापित कर सकती है या नहीं कर सकती। सो यहाँ पर देखिए, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु है, FeSO4 सिल्वर धातु है। यहाँ पर NaCl में कॉपर डालेंगे, Na जो सोडियम है वो ज्यादा जो अभिक्रियाशील है, सो इसमें ये क्या होगा, कोई विस्थापन नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन और एल्यूमिनियम धातु, इसमें भी क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम जो है वो ज्यादा जो है अभिक्रियाशील है एल्यूमिनियम से, तो कोई विस्थापन नहीं होगा। फेरस सल्फेट एवं सिल्वर, सिल्वर बहुत कम जो है रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील है, आयरन ज्यादा है, यहाँ पर कोई विस्थापन नहीं होगा। सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, और कॉपर, कॉपर सिल्वर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पर क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगी। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। सो ग्रीज लगाकर या पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर या ऊपर के सभी। तो देखिए लोहे का फ्राइंग पैन है, ग्रीज लगाकर उसको हम यूज नहीं कर सकते, पेंट करके भी उसको हम जो है हीट करके फिर उसको हीटिंग के लिए यूज करना है तो वो भी नहीं कर सकते। जिंक की परत चढ़ाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, प्रश्न 3 क्या है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, तो यह तत्व जो है क्या हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, उच्च गलनांक वाला यौगिक कौन बनाएगा, और यहाँ पर क्या है कि वो जल में भी विलेय होना चाहिए। सो यहाँ पर कैल्शियम जो है ये धातु है जो कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है, खाद्य पदार्थ के जो डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा है, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक जो है वो अधिक है, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो देखिए जो टीन की अपेक्षा, यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका कि टीन की अपेक्षा जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण जो खाद्य पदार्थ है वो अभिक्रिया करके क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, और इसीलिए खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर टीन का लेप किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या क्या दिया गया है, एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार और स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातु एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कर सकते हैं। सेकंड, धातु एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, धातु और अधातुओं का जो है कैसे विभेद कर सकते हैं, थोड़े से उनको पीट कर देख सकते हैं। अगर जैसे दिए हुए नमूने को लोहे के ब्लॉक पर रखकर हथौड़े से प्रहार कीजिए, यदि नमूना जो है चादर का रूप ले लेता है तो यह क्या है, यह है धातु है, यानी वो भंगुर नहीं है, टूटता नहीं है। और अगर उसके टुकड़े हो जाते हैं तो यह क्या है, यह अधातु है। अब जो दिया गया है बल्ब, बैटरी, तार, स्विच, उसकी सहायता से हम एक उपकरण व्यवस्थित कर सकते हैं, एक परिपथ बना सकते हैं, और परिपथ में जो धातु अधातु है उसको बारी बारी से क्लिप के बीच में रखकर हम स्विच ऑन कर सकते हैं। अगर बल्ब जलता है तो नमूना क्या होगा, धातु होगा, क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, और अगर वो बल्ब ग्लो नहीं करता है तो वो क्या होगा, वो अधातु होगा। सो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट आप बच्चों कर सकते हो। प्रीवियस क्लासेस से इस तरह के जो परिपथ हैं वो आप बनाते आए हो, काफी इजी है ये क्रियाकलाप करना। सो इसमें ए भी यहाँ पर धातु के टुकड़ा लगाकर और ये टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है।
ऊपर दी गई दोनों विधियां आमतौर पर धातु और अधातु में भेद करने के लिए उपयोग की जा सकती हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे ग्रेफाइट जो कार्बन का एक रूप है और अधातु है, विद्युत का सुचालक है। तो देखिए इसमें अपवाद यही है, कार्बन का जो है अपर रूप होते हैं हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। तो इसमें जो ग्रेफाइट है ये क्या है, ये विद्युत का सुचालक होता है। ओके, ये अरेंजमेंट जो इसकी व्यवस्था होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उसके कारण होता है, जो आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे कार्बन और उसके जो यौगिक हैं उसमें। सो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है, जो आपकी पेंसिल्स होती हैं उनके लिड में होता है। इसके अलावा जो सेल हैं उनके अंदर आपने एक रॉड देखी है, वो भी ग्रेफाइट की बनी होती है। सो विद्युत की सुचालक होने के कारण ही इसको जो है उनमें यूज किया जाता है, सेल्स में यूज किया जाता है। और ये ग्रेफाइट जो कि ये भी क्या है, कार्बन का ही एक रूप है और अधातु है, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्या होंगे, जो धातु ऑक्साइड्स कैसे हैं, अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। वैसे नॉर्मली जो धातु के ऑक्साइड्स हैं, अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये कैसे हैं, इनकी प्रकृति क्षारकीय होती है। ठीक है, कैसे होते हैं, क्षारकीय। लाइक ये जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो इनकी प्रकृति क्षारकीय है। बट कुछ ऐसे जो ऑक्साइड्स हैं, धातु ऑक्साइड्स, जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार दिखाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। ऐसे धातु जो है ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। सो यहाँ पर आपको उदाहरण देना है, तो उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, उदाहरण होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड। ओके, अब यहाँ पर आप इजीली रिएक्शन भी कर सकते हो, अभिक्रियाएं लिख सकते हो। जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तो वहां पर मैंने आपको ये बिल्कुल क्लियर जो है सारी रिएक्शंस बताई हुई हैं, फिर भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए Al2O3 ये जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और क्या देता है यहाँ पर, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस वाटर यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पर आप रिएक्शन जो अभिक्रिया है उसको इजीली बैलेंस कर सकते हो। सो आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अब इसमें ये जो है यहाँ पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर लवण। ओके, और ये क्या है, ये है हमारा अम्ल। अब जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, या आप कह सकते हो जिसमें लवण बनता है, उसमें क्या है, उसमें अम्ल के साथ क्या अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया होनी चाहिए, क्षार की। यानी यहाँ पर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक तरह से यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, क्षार की तरह। इसलिए यहाँ पर क्या बना, लवण और पानी। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है जिसमें लवण बनता है। अब यहाँ पर ये क्षारकीय जो है ये व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट यहाँ पर बनेगा NaAlO2। ओके, प्लस यहाँ पर वाटर जो है ये हो जाएगा। आप अभिक्रिया को जो समीकरण है उसको संतुलित कर सकते हो। सो यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये क्षारक है और ये है लवण। और यहाँ पर अब जो इसका व्यवहार है वो कैसा है, यहाँ पर इसका व्यवहार अब अम्लीय व्यवहार है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का व्यवहार क्या है, अम्लीय। तो इस तरह क्षारक की तरह भी जो है बिहेव कर रहा है, अम्ल की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसीलिए ये कैसा है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन भी आप दिखा सकते हो। Zn प्लस जो है जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ZnCl2 बनेगा, सिंपल रिएक्शन है आपके लिए, एंड प्लस हाइड्रोजन। ठीक, संतुलित आप कर सकते हो। इसी तरह जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH ये भी जो क्षारक है इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, वाटर, यहाँ से भी वाटर होगा। सो ये जो है अब जिंक ऑक्साइड यहाँ पर ये क्षारक की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर ये अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 क्या है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं और 2 धातुएं जो विस्थापित नहीं करती। तो देखिए मैग्नीशियम और जिंक जो है तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं जिसमें लवण बनता है, लाइक जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन
जो कॉपर और सिल्वर है वो तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करते, क्योंकि जो कॉपर और सिल्वर है ये जो है, अगर आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी देखोगे तो इनकी जो अभिक्रियाशीलता है वो हाइड्रोजन से कम है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाते। किसी धातु M के विद्युत अपघटनीय परिष्करण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका रिलेटेड पोर्शन में से है। यहाँ पर जब हम विद्युत अपघटनीय परिष्करण करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें अशुद्ध धातु को हम किस पे लेते हैं? एनोड पे। शुद्ध धातु को हम कैथोड पे लेते हैं, और उसी जो भी हम धातु का जो है परिष्करण करते हैं उसी का हम क्या लेते हैं? लवण विलयन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9, प्रत्यूष ने स्पैचुला में सल्फर चूर्ण लेकर उसे गर्म किया। उसने इस पर परखनली उल्टी करके उत्सर्जित गैस जो है वो जमा की। यहाँ पर आपको आंसर जो देना है, इन पर गैस की क्रिया क्या होगी? ठीक है, शुष्क लिटमस पेपर पर क्या होगी, गीले पर क्या होगी, और होने वाली अभिक्रिया का संतुलित समीकरण जो है यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए सल्फर चूर्ण लेकर उसको गर्म किया है, यानी सल्फर को गर्म किया, क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। अब अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस के ऊपर शुष्क लिटमस पेपर लेकर आओगे तो कोई कुछ नहीं होगा, ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन गीले के ऊपर क्या होगा? जो गीला लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा? वो जो है यहाँ पर लाल हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर आप जो है लाल और नीला दोनों लिटमस पेपर लेकर आते हो तो यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि देखिए ये जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसका व्यवहार क्या है? इसका व्यवहार अम्लीय है, जिसके कारण, और अम्ल क्या करते हैं? अम्ल करते हैं नीले को लाल। ठीक है, हमने ट्रिक की थी, आपको याद भी होगी। अनिल यानी अम्ल क्या करेंगे? अम्ल करेंगे नीले को लाल, और जिसके कारण सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो क्या है? उसका व्यवहार अम्लीय है। और यहाँ पर शुष्क जो लिटमस पेपर है उसके साथ अभिक्रिया क्यों नहीं होगी? क्यों उसका कलर चेंज नहीं होगा? वो इसलिए क्योंकि जो अम्लीय व्यवहार है वो हमेशा पानी जो है उसकी उपस्थिति में ही यहाँ पर होगा। ठीक है, जब तक लिटमस पेपर गीला नहीं होगा यानी पानी नहीं होगा तब तक व्यवहार अम्लीय प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। सल्फर जो है वैसे भी अधातु है, और अधातुओं के ऑक्साइड्स जो है वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। और जो धातुओं के ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं? वो क्षारकीय होते हैं। ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, और इसीलिए जो शुष्क लिटमस पेपर है उस पर गैस की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि पानी नहीं होगा। गीले लिटमस पेपर वो लाल हो जाएगा। ये जो है अभिक्रिया है। प्रश्न 10 क्या है? लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपाय बताने हैं। बहुत इजी है। ग्रीज या पेंट का लेप करके बचाया जा सकता है। जस्ते की यानी जिंक की परत भी चढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करती हैं तो किस प्रकार की ऑक्साइड्स बनाती हैं? तो देखिए जब अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग करती हैं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये रिएक्शन आप देख सकते हो, समीकरण सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका भी व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय है। सल्फर ट्राइऑक्साइड है, इसका व्यवहार भी अम्लीय होता है। नेक्स्ट कारण बताइए। प्लैटिनम सोना एवं चांदी के आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इनको? क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील हैं। ये पानी है, हवा, वायु, उनके साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती, जिसके कारण इनके आभूषण जो है वो तैयार किए जाते हैं। दूसरा, ये जो है इनके अंदर अधातुवर्धता, तन्यता जैसे गुण भी होते हैं, और इनको आसानी से पीटकर पतली चादर में या इनके तार जो है खींचकर बनाए जा सकते हैं, जिसके कारण भी इनको आभूषण बनाने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों? देखिए सोडियम है, ठीक है, सोडियम का संकेत Na, पोटेशियम K और लिथियम क्या है? Li। तो संकेत हैं, सूत्र हैं, वो आप साथ साथ याद करते रहिए। प्रैक्टिस में करोगे तो ये सारे लर्न हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों जो है बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और जो आसानी से पानी और वायु के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं, और जिसके कारण इनको तेल के अंदर जो है स्टोर करके रखा जाता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन जो है बनाने में किया जाता है। क्यों? तो देखिए बच्चों, एल्यूमिनियम जो है ये बहुत अभिक्रियाशील धातु है,
लेकिन फिर भी इसका उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है? क्योंकि होता क्या है कि ये खुद को ही जो है बचा लेती है। ये ऐसी धातु है जो खुद का बचाव करती है। वो कैसे? एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और क्या फॉर्म करती है? ये फॉर्म करती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, और यहाँ से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो बनता है, ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। यानी ये ना पानी के साथ, ना ऑक्सीजन के साथ, ना एयर में बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, और जिसके कारण जो खाना है उसके साथ भी ये अभिक्रिया नहीं करेगा। और साथ साथ एल्यूमिनियम क्या है? विद्युत की सुचालक भी है। एल्यूमिनियम उच्च तापमान पर ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनाती है, जिसके कारण इसका संक्षारण नहीं होता। यानी ये खुद ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बनता है इसका, तो वही इसको सुरक्षित रखता है, और इसीलिए यह खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों? तो ये भी आपका जो पोर्शन डिलीटेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। हम देख लेते हैं। जो कार्बोनेट और सल्फाइड्स अयस्क हैं उनसे धातु को अलग करना थोड़ा कठिन है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनको जो ऑक्साइड्स हैं उसके अंदर बदल लेते हैं तो उनसे इजीली धातु को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऑक्साइड को जो ऑक्साइड्स हैं उनका अगर अपचयन कर दिया जाए तो सिंपल हमें धातु मिल जाएगी। इसीलिए जो ऑक्साइड्स हैं उनका अपचयन आसानी से हो जाता है, इसीलिए इनको जो है हम ऑक्साइड्स में बदल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तनों को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? देखिए, जो कॉपर है, आपने देखा है कॉपर के तांबे के बर्तन रखे रखे जो है वो बहुत ही ब्लैक और ग्रीनिश लेयर उनके ऊपर आ जाती है, हरे हरे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर है वो वायु में रखने से क्या होता है कि वायु के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसके अलावा ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, जलवाष्प है, तो इन सब के साथ जो कॉपर है, तांबा है, वो अभिक्रिया कर जाता है। यानी अगर आप देखिए कॉपर है, जलवाष्प यानी नमी भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, साथ में ऑक्सीजन भी है, ये सारी गैसें मिलके क्या बनाती हैं? कॉपर कार्बोनेट। इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। जो ये हरे रंग का पदार्थ होता है, ये पदार्थ बन जाता है, और क्या होता है कि जब हम कॉपर कार्बोनेट जो है, नींबू के रस में क्या होता है? नींबू के रस में होता है सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल है। इनके साथ क्या होता है कि ये अभिक्रिया कर जाता है, जिसके कारण ये जो है घुलनशील कॉपर सिट्रेट या कॉपर टार्ट्रेट बनता है, और पानी के उपयोग से फिर क्या हो जाते हैं? जब हम उनको वॉश करते हैं तो बर्तन साफ हो जाते हैं। सो कॉपर कार्बोनेट जो है ये है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सिट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी यहाँ पर फॉर्म होता है। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट प्लस टार्ट्रिक अम्ल किसमें है? इमली में। तो क्या बनता है? कॉपर टार्ट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी जो है यहाँ से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या है? रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद करना है। तो देखिए, धातुएं और अधातुएं, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, अधातुएं अम्लीय हैं लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। धातुएं जल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, लेकिन अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि ये जो है, इसलिए ये हाइड्रोजन को जल से विस्थापित ही नहीं कर पाती क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं होती। धातुएं तनु अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, ठीक है, लाइक जिंक है, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। लेकिन जो अधातुएं हैं वो तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, और तनु अम्लों में से वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती, ठीक है। इस तरह की हमने धातुओं की कोई अभिक्रिया नहीं पढ़ी जब हमने चैप्टर किया है। धातुएं क्लोरीन के साथ आयनिक क्लोराइड बनाती हैं, ठीक है, क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगी? आयनिक क्लोराइड। एंड ये आयनिक क्लोराइड जो है ये क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। अधातुएं क्लोरीन के साथ क्या बनाएंगी? सहसंयोजी क्लोराइड बनाती हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर हम बात करें जो सोडियम है, सोडियम जो है अगर इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये जो सोडियम क्लोराइड बनेगा यहाँ पर,
जो है ये कैसा है, ये एक आयनिक जो है आबंध होगा इसके अंदर और ये आयनिक क्लोराइड बनेगा। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड Mg, ठीक है, MgCl2, ये भी क्या होगा, ये भी एक आयनिक आबंध है, ठीक। लेकिन जो अधातुएं हैं वो क्लोरीन के साथ सहसंयोजी, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उनकी साझेदारी होती है, वो इस तरह के यौगिक बनते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये जो है एक सहसंयोजी यौगिक होता है, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे कि किस प्रकार ये सहसंयोजी आबंध बनते हैं। आप आयनिक आबंध जो है ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, आपको क्लियर है कि किस प्रकार आयनिक आबंध जो है वो बनते हैं, और ये जो होते हैं ये सामान्यतः वाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 15 क्या है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है, उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे देती है, जिसे एक विशेष विलयन में डाल देता है। कंगन नए की तरह चमकने लगते हैं, ऐसा आपने भी बहुत बार सुना होगा, लेकिन उनका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वह महिला बहुत दुखी होती है और तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह क्या आप उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं? तो देखिए, आपको पता है कि जो सोना है, जो आभूषण है वो किसके हैं, सोने के हैं, ठीक है। तो सोने के जो कंगन हैं, सोना एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, वो किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, चाहे फिर वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या सल्फ्यूरिक अम्ल है। लेकिन एक ऐसा जो है हम कहेंगे रॉयल जल होता है जिसके साथ वो अभिक्रिया कर सकती हैं, और वो क्या है, वो है एक्वा रेजिया, जिसको हम रॉयल जल बोलते हैं। इस एक्वा रेजिया में क्या मिलाया जाता है, इसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, और जो मिश्रण होता है वो 3:1 के अनुपात में होता है। यानी 3 पार्ट जो होंगे वो किसके होंगे, अम्ल के होंगे, और 1 पार्ट किसका होगा, नाइट्रिक अम्ल का होगा। और इसके अंदर सोना घुल जाता है, गल जाता है। अब घुलने या गलने के बाद क्या होगा, ऊपर की जो परत जो मैली हो रखी है वो जो है परत हट जाएगी और वो उसके अंदर ही घुल जाएगी, और नीचे से नई परत जो है वो निकल आएगी। इसीलिए उसका जो सोना है वो कम हो गया। व्यक्ति ने इस विलयन में कंगन रखे थे, जिससे बाहरी परत घुल गई और नीचे की चमकीली परत दिखाई दी। बाहरी परत एक्वा रेजिया में घुलने से कंगनों का भार जो है वो कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, गर्म पानी का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, जबकि जो इस्पात है, इस्पात क्या है, लोहे की एक मिश्र धातु है, उसका प्रयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते? सो यहाँ से देखिए, जब किसी धातु की अन्य धातु या अधातु के साथ मिश्र धातु बनाते हैं, ठीक है, मिश्र धातु क्या है, या तो 2 धातुओं को आपस में मिलाया जाए या धातु अधातु को भी आप मिला सकते हो। सो उनसे क्या होता है कि उनकी जो विद्युत चालकता है उसमें कमी आती है, ठीक है। ये जो मिश्र धातु बनते हैं उनका गुण है कि उनकी विद्युत चालकता में कमी आ जाती है, और इस प्रकार इस्पात की विद्युत चालकता होगी वो तांबे से बहुत कम है। और हमें जो है गर्म पानी करना है तो उसका टैंक बनाने के लिए ऐसी धातु चाहिए जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, और यही कारण है कि गर्म पानी के टैंक बनाने के लिए तांबे का उपयोग होता है, ताकि गर्म जो है पानी वो जल्दी हो सके, इस्पात का प्रयोग नहीं होता। सो आई होप आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है सारे क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट मिले, और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।